समरावता थप्पड़ कांड में आपको किरोड़ीलाल मीणा पर भरोसा था, लेकिन वो साथ नहीं आए। अब आप फिर से जब गए तो प्रमोद, अब मैडम इनको बड़े नेताओं को छोड़ो ना आप। पहले जब आप गए थे तो आपके पास बहुत ऑफर अंदर आ रहे थे कि टिकट ले लो, विधायक बन जाओ। इस बार क्या हुआ? भी आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा कुछ ऐसा मत कहना, लेकिन आपने फिर भी कह ही दिया। नहीं कहा। इस बार कहा है, थोड़ा सा कह दिया। अब नहीं करेंगे बिल्कुल कि मुकदमे वाली बात कि मेरे तो कम है और जो बड़े नेता है। सुनो सुनो सुनो, अरे एंड करते हैं, बैठिए बैठते हैं। नाराज हो रहे कि बेनीवाल जी ने कहा कि नरेश को मेरे साथ जोड़ना चाहता था आरएलपी से, लेकिन वो तो वही तो कह दिया ना। चंद्रशेखर तो चाहता कि मेरी उसकी पार्टी में चला जाऊं, रोत चाहता उसकी में चला जाऊं। अरे भाई तुम अलग अलग पार्टी दुकानें चलाओगे, थड़ियां चलाओगे तो काम थोड़ी चलेगा। तीनों जो विधायक हैं बाप पार्टी के, उन्होंने मेरी विधानसभा में भी मदद करी, मेरे आंदोलन में भी मदद करी, अभी इस मामले में भी बोले। फिर हेलीकॉप्टर उठा, इनके हेलीकॉप्टर थे, बेनीवाल जी भाई साहब के पास रहता है, इनके पास तामझाम तो हो गए। मैं इनके हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं हाड़ौती को मैं संभाल लूंगा, पूरी रास्ते में मैं संभाल लूंगा। अब मैं अभी मुख्य एमएलए बन जाता देवली में, इनको ले जाता हेलीकॉप्टर, वहाँ 50,000 आदमी इकट्ठे करता, माहौल बनता ना। माहौल बनाना तो मैं, माहौल का तो मैनेजमेंट का तो मैं मास्टर हूँ। मैं 4 दिन में यूनिवर्सिटी में माहौल बना देता हूँ। रोत वहाँ गया, अभी झालावाड़ में मेरा नाम नहीं लेता, मुंह से नाम नहीं निकलता उसके। मैं रोज बेचारे रोत साहब उदाहरण पेश करता हूँ, रोत साहब ने ऐसा किया, हाड़ौती में करना चाहिए, रोत साहब के मुंह से नाम नहीं निकलता। लेकिन एक सीनियर अफसर से मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक जूनियर अफसर आके मेरे को धमकाता है, मेरी तरफ आंखें निकालता, तो उससे मैं थोड़ा उग्र हो गया था। तो आप देखना उस वीडियो को कि वहाँ से सारे बीजेपी कांग्रेस के नेता उठ के चले गए, उनको पता था गिरफ्तारी होने वाली है। मेरे साथ केवल वो बैठे रहे, जो एक तो मकसद तो यही था कि नरेश मीणा को इस तरह से परेशान कर दो कि नतमस्तक हो जाए, झुक जाए। उन जिन लोगों ने पिछली बार 8 महीने नरेश मीणा को रखा, वो इस बार इसलिए नहीं किया कि अगर ये ज्यादा रह गया ना, वापस बड़े बड़े लोग जो मुझे चाहने वाले हैं वो जेल पे आना चाह रहे थे। मुझे किसी भी बंदी से मिलने का मौका नहीं दिया गया वहाँ। मुझे तो जो इतने 25 साल में जो नहीं मिला, वो इन 8-9 महीनों में जेल में मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता और आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि इन्हें इंट्रोडक्शन की इतनी आवश्यकता है नहीं। जो जनता है हमारी वो जानती है। मेरे साथ जुड़े हैं नरेश मीणा सर। ज़्यादा बातचीत और कुछ नहीं, सबसे पहले तो कि वाकई उस दिन झालावाड़ में क्या हुआ था, क्योंकि तमाम कई सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आ रही है, प्रशासन की तरफ से आ रही है, समर्थक कुछ बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं, लेकिन वाकई उस दिन क्या हुआ था ये आप हमें बताइए। देखो, अभी मैं जब छबड़ा से चुनाव लड़ा था तब मैंने वहाँ ग्रामीण एरिया के जो हालात देखे थे, वहाँ ऐसे हालात हर गांव में हैं जी। सरकारी तंत्र की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। किशनगंज, साभात, छबड़ा, छिपाबड़ौद और मनोर थाना विधानसभा, इन विधानसभाओं में भ्रष्टाचार जो भी सरकारी, चाहे वो नरेगा हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, हर जगह सरकारी जो दफ्तर हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। अभी मैं समरावता प्रकरण के बाद जब जेल से निकला तो मैं एक यात्रा निकाल रहा था, जन क्रांति यात्रा जी। जो मेरी यात्रा राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से राजस्थान को मुक्त कराने के लिए 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर मैं उस यात्रा को निकाल रहा था। और उसमें जिस तरह से समर्थन मुझे मिला वो ऐतिहासिक था, बिना तैयारी के। लेकिन जैसे मुझे पता लगा, क्योंकि मैं यात्रा ही इस मकसद से निकाल रहा था कि राजस्थान में जिस तरह से संस्थागत भ्रष्टाचार जो चल रहा है अभी, किसी भी दफ्तर में बिना पैसे लिए किसी भी व्यक्ति का काम ही नहीं होता। और जिन नेताओं पे भरोसा जनता करती है कि भाई अधिकारियों पे भरोसा उठने के बाद, तो आज ये स्थिति होगी कि नेता भी सफ़ेद पोश कपड़ों में भ्रष्टाचार करते हैं। और कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल में जहाँ एमएलए एमपी बन के आते हैं, वो लोग वहाँ कमीशन लेकर विधायक फंड जो एमपी फंड होता है उसमें भी कमीशन लेकर ये लोग वो करते हैं। तो उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैं लड़ाई लड़ रहा था, सड़क पे उतरा था, इसी दौरान जब झालावाड़ में ये दुखद घटना हुई जिसमें एक सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से एक स्कूल जर्जर था, जो ठेकेदार जिसमें पैसा खा गया था वो आया भी सही, उसमें 7 बच्चों का मर जाना, बिल्कुल गरीब परिवार के जी। और जब मेरे को किसी ने बताया कि भाई साहब अपने झालावाड़ में इस तरह की घटना हो गई, मेरे को कहा, साथ में कई लोग थे कि अपनी यात्रा जा रही है, आप यहीं से स्टेटमेंट दे दो और क्या श्रद्धांजलि अपन दे देते हैं, उनकी तस्वीरें मंगा के। और मेरी आत्मा नहीं मानी, मैंने तुरंत ही कहा कि पोस्ट डालो, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं जब रवाना हुआ तो उसके बीच में पुलिस का फ़ोन आया, मतलब
ट्रेस किया मुझे, तो किसी ने बताया कि आपको वहाँ गिरफ्तार करने के लिए फोर्स खड़ी है। तो जैसे मेरे को फोर्स ने रोका, मैं रुका। मैंने 4 घंटे तक इंतज़ार किया और शांति से बैठ कर ये कहा कि भाई मुझे भी वहाँ जाने दो, जब सारे नेता वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी जाने दो। तो क्या आपके जाने से व्यवस्था ख़राब होगी? तो ठीक है भाई, नहीं जाता हूँ। फिर मैं झालावाड़ जब गया, जहाँ ऑलरेडी धरना दे रहे थे बीजेपी कांग्रेस के लोग, मैं भी वहाँ गया, मैं भी धरने में बैठा। मैंने मांग रखी, जबकि वहाँ कोई इस तरह की मांग ही नहीं कर रहे थे जी। तो मैंने कहा भाई ये जो गरीबों के बच्चे जिनकी डेथ हुई है, इनको सरकारी तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए होना चाहिए। और इसी दौरान आपने वहाँ देखा होगा, पुलिस का जो सीनियर अफसर था वो बड़े पोलाइटली मेरे से बात कर रहा था, तो मैं भी पोलाइटली बात कर रहा था। लेकिन एक सीनियर अफसर से मैं बात कर रहा हूँ और उसका एक जूनियर अफसर आके मेरे को धमकाता है, मेरी तरफ आंखें निकालता, तो उससे मैं थोड़ा उग्र हो गया था। तो फिर वो चला भी गया था। लेकिन उससे थोड़ी देर बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो बाद में पता लगा कि बाद में वहाँ बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे कि वसुंधरा के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जी। मतलब हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे डेथ हो गए थे उनके लिए न्याय मांग रहे थे। लेकिन उन लोगों को उस समय भी राजनीति चाहिए थी जी। उस समय भी वो लोग वसुंधरा जी की वाहवाही वहाँ कर रहे थे और कह रहे थे वसुंधरा जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जो मैंने बाद में वीडियो देखा, जिसमें अभी मैंने चेक किया कि भाई क्या हुआ था, वहाँ वसुंधरा जी आने वाली थी। और मुझे अगर ये कह देते कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ की इतनी बड़ी लीडर है हमारे वहाँ से, वो यहाँ आने वाली हैं, तो मैं खुद ही हट जाता, क्योंकि प्रोटोकॉल भी कहता है कि इतना बड़ा लीडर अगर वहाँ बच्चों से मिलने आ रहा है और वो उसके आने से वहाँ बच्चों को मदद मिलती, तो मैं खुद भी हट जाता। लेकिन मेरे को ये नहीं कहा कि आप यहाँ से हट जाओ। बाकी वहाँ जितने भी लोग बैठे थे कांग्रेस बीजेपी के, वो लोकल वहाँ ही के थे, उन्होंने किस तरह से गुप्त संदेश भेजे कि मेरे को पता लगा कि वहाँ से सब लोग उठ के चले गए। आप देखना उस वीडियो को कि वहाँ से सारे बीजेपी कांग्रेस के नेता उठ के एक उठ के चले गए। उनको पता था गिरफ्तारी होने वाली है। मेरे साथ केवल वो बैठे रहे, जो एक तो वो महिला थी जिसका बच्चा एक्सपायर हुआ था और एक लड़का था जिसके 2 बच्चे एक्सपायर हुए थे, वो लोग वहाँ बैठे रहे। उसी समय अचानक से फिर मेरे को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, 151 में पाबंद किया। दुख तब हुआ लेकिन कि दूसरे दिन मुकदमा मेरे पे लगाया और मुकदमा धारा लगाकर मेरे को जेल में डाला। और वो कोई न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक किसी व्यक्ति का प्रेशर था, जिसकी वजह से मुझे जेल में डाला। जी। और एक और बात जो सामने थी, उसमें ये भी जुड़ा हुआ था कि जो बच्चे, जिन बच्चों की जान गई, उनके परिजनों की भी ये डिमांड थी कि नरेश मीणा हमारे साथ आएंगे, उसके बाद हम मुआवजे की बात करेंगे। ये भी एक डर था, वहाँ गांव में भी डिमांड थी कि भाई नरेश मीणा यहाँ आए, हमसे बात करें, क्योंकि मेरे पास 2 परिजन तो आ ही गए थे। और जब सरकार को और इनको लगा वहाँ लोकल को कि अगर इसके बाद परिजन आ गए और अगर नरेश मीणा बाहर रहा और अगर ये इनको लेके बैठ गया बच्चों की डेथ बॉडी को लेके, तो ये फिर तो देने ही पड़ते करोड़ रुपए। क्योंकि मैंने तो उदाहरण देखे हैं जहाँ ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं होता, वहाँ भी लोग मैंने एक बार सपोर्टरा में हुआ, एक पुलिस वाले की हमले से कोई एक्सपायर डेथ हो गई थी। अभी नगर फोर्ट में, यहाँ देवली उनियारा, जहाँ मैं चुनाव लड़ा, मैं जेल में था, एक पुलिस की कार गुजारे से पुलिस की वजह से एक युवा की मौत हो गई थी। वहाँ 25 लाख रुपए दिए पुलिस वालों ने, सरकार ने उसको। देवली थाने में एक लड़का मर गया कस्टडी में, उसको पुलिस ने वहाँ 25 लाख रुपए दिए। तो वो बच्चे जो भ्रष्टाचार की वजह से बलि पे चढ़ गए थे, उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए और अभी भी नहीं मिला उनको। तो मैं तो उनकी मांग कर रहा था भाई, और वो मैं दिला के, अगर मैं गिरफ्तार नहीं होता तो मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़ता, मैं उनको दिला कर रहता। आपको ऐसा नहीं लगा कि सरकार या फिर जो भी है अंदर तौर पे एक षड्यंत्र रचा कि पहले आप समरावता थप्पड़ कांड के बाद 8 महीने बाद जेल से बाहर आए थे और जब लोकप्रियता देखी गई तो चरम सीमा पर थी, उसके बाद आपकी जनक्रांति यात्रा शुरू हुई और उसमें भी आपके साथ इतने समर्थक जुड़े, तो कहीं ना कहीं जो बाकी नेता हैं उनको वो डर सता रहा था और वो चाह रहे थे कि आप फिर से वापस जेल में चले जाएं, जिनसे उनकी राजनीति की जो रोटियां हैं वो सीख पाएँ। देखो बहन जी, मुझे 8 महीने जेल रखा क्यों गया जी, इसको समझने की जरूरत है मैंने तो, कि मुझे 8 महीने क्यों रखा गया, क्यों मुझे समरावता मामले में जो धाराएं नहीं बनती, 307 जैसे संगीन धाराएं, वो मेरे पे क्यों लगाई गई जी। किस तरह से मेरे को कोर्ट में सरकार की तरफ से डबल एजी खड़े किए गए, जिस तरह से मुझे कोर्ट में वहाँ रखा गया, वो 8 महीने रखने का मकसद क्या था। मकसद सिर्फ बहन जी ये समझने की जरूरत है कि कितने बड़े लोग जो अपने आप को मालिक समझते हैं, इस राजस्थान का कर्णधार समझते हैं, उन लोगों में यह था कि नरेश मीणा को इतना लंबा खींच दो जेल में, इतना टॉर्चर कर दो कि ये परेशान होकर नतमस्तक हो जाए, ये बोलना बंद कर दे। जैसे हार्दिक पटेल के साथ आपने देखा ना,
हार्दिक पटेल ने बहुत बड़ा नाम था एक टाइम पे, लेकिन बाद में उसको जेलों में डाला, मुकदमे लगाए, लास्टली बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। यही इनकी आज स्ट्रेटजी यही चल रही है देश में। स्ट्रेटजी तो यही चल रही है ना कि भाई, और कौन लड़ रहा है पूरे देश में? मैंने तो देख रहा है जिसके ईडी जाती, सीबीआई जाती, वही दूसरे दिन बीजेपी में चला जाता है। मकसद तो यही था कि नरेश मीणा को इस तरह से परेशान कर दो कि नतमस्तक हो जाए, झुक जाए जी। जब उन्होंने पूरा प्रयास करने के बाद 8 महीने के बाद नरेश मीणा जब जेल से निकला, तो वो खुश होकर बैठे थे कि अब नरेश मीणा एक शब्द नहीं बोलेगा। नरेश मीणा डर गया, शांत हो गया। अब मैं, भगवान ने पता नहीं क्या है, लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी बातों को भी लोग देखते हैं, मेरे चेहरे को भी देखते हैं। मैंने चश्मे में एक फोटो आ गया तो लोगों ने कह दिया कि अब तो सिंसियर हो गया, सोबरनेस आ गई। लेकिन जब ये जन क्रांति यात्रा मैंने निकाली और फिर से सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरा मुद्दों के साथ कि समझौता को न्याय मिले, राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं वो चुनाव कराए जाएं, मुद्दों के साथ जब मैं नरेश मीणा सड़क पे निकला, और उनको फिर ये लगा कि ये तो झुकने वाला नहीं है, समझौता करने वाला नहीं है, तो इस बार डाल दिया। लेकिन मैं आपको ये बहन जी इस बार ये बताना चाहूँगा कि इस बार मेरा किसी ने मुझे जेल में रखने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आप जल्दी मैं युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, आपको जब तक दबाया जाएगा, जब तक रोका जाएगा, जब तक सामने वालों को ये लगेगा कि रुक सकता है, दब सकता है, लेकिन जब उन कुठाराघात जो करते हैं, इस तरह के जो कुचलते हैं लोगों को, उनको जिस दिन ये लग जाएगा कि दबेगा नहीं, डरेगा नहीं, तो फिर वो आपके सामने नहीं आएंगे। जब तक आएंगे जब तक आप उनको लगेगा। अब इस बार क्या हुआ, उनको पता था कि नरेश मीणा को, क्योंकि इस बार जैसे मैं जेल गया, मेरे सारे चाहने वाले मेरे पे इतने गुस्सा थे कि इसका तो रोज यही काम है, रोज यही काम है, इसका तो डेली जेल जाना, तो इसको रोज कहाँ से छुड़ाते रहेंगे हम। और मैंने उसी समय महसूस कर लिया था कि जनता गुस्से में है, अच्छा उनका प्यार ही इतना है, ये इतना इमोशंस है कि हम तो कहाँ देखना चाहते हैं, इसका ये क्या काम है, डेली डेली धरना देगा, डेली डेली जेल जाएगा, तो फिर हम तो रोज कहाँ से छुड़ाते डलेंगे, हम तो उसको बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। तो वो जनता का जो शुरू में भाव था, उसको देख के मैंने तो साथी जो बंद हुए थे, मैंने कहा जनता नाराज है, अपन से लोग नाराज है, अपने चाहने वाले। लेकिन मेरा ये करना बहुत जरूरी था, उन बच्चों के लिए लड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने उनको कहा कि आज नहीं, 2 दिन बाद में जो जनता नाराज है, जो लोग नाराज है, वो इस बात को महसूस करेंगे कि नरेश सही था। और यही है, अगर आत्मा जिंदी है, किसी के प्रति संवेदनाएं आप में बची है, तो क्या आप हर जगह वोट देखकर, लोगों की भावना देखकर तो नहीं ना। अभी अपने सामने यहाँ कोई किसी के साथ गलत हो, किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, और यहाँ अपन प्रतिक्रिया नहीं दें, ये सोच के कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बोलें, तो फिर आपका जिंदा रहना ही बेकार, आपका मानव जीवन में नहीं ठीक नहीं है। इसलिए लेकिन वो लोग समझ गए थे कि मैंने मेरे पिताजी को कहा था, भाई आप केवल अकेले सांकेतिक रूप से अपने 10-20 बुजुर्गों को लेके शहीद स्मारक, वो कह रहे थे लोग, एक पत्रकार ने कहा कि भीड़ नहीं थी, भीड़ तो थी ना, कल नरेश मीणा गया, भीड़ तो थी। वहाँ मैंने पिताजी को कहा था, भाई आपको केवल सांकेतिक तौर पर वहाँ बैठना है, और आपको केवल उन बच्चों के लिए न्याय मांगना है, और आपको ये केवल इसलिए वो धरना था शहीद स्मारक पे, एक दिन संकेत थी कि न्याय मांगना है। दूसरा, आपको लोगों को ये कहना है कि भाई नरेश की ऐसी क्या गलतियां हैं। जी। रोज लोग बड़े बड़े नेता धरना प्रदर्शन करते हैं, पर और नरेश मीणा पर 4 मुकदमे इस दौरान ऐसे दर्ज हुए हैं पिछले समय में, जिनमें मेरे पे फर्जी मेडिकल लगाए पुलिस ने, फर्जी थानेदार फर्जी प्लास्टर चढ़ा के हाथ तोड़ा के आ जाता है। समरावता में ये कह दिया कि नाम से सिपाही का एक फर्जी वो बनाया, यहाँ फर्जी मेडिकल करवाया डॉक्टरों ने कि भाई, जबकि मैं डॉक्टर तो पहुँचा नहीं उसके पास, है ना। इन बातों को, ताकि जनता को भी पता लगे, माननीय न्यायालयों तक भी ये बात जाए कि किस तरह से पुलिस इसके साथ कुठाराघात कर रही है, किस तरह से पुलिस, एक व्यक्ति जो राजनीति में अपने मुकाम चाहता है, सामाजिक जीवन में अपना काम करना चाहता है, उसको पुलिस किस तरह से हार्डकोर बदमाश की कैटेगरी में ले जाकर एक हार्डकोर क्रिमिनल बनाकर एनकाउंटर करने की जो तैयारी पुलिस कर रही है राजस्थान की, वो बात जनता और न्यायालय तक जाए, इसलिए वो सांकेतिक धरना हमने दिलाया था। उन जिन लोगों ने पिछली बार 8 महीने नरेश मीणा को रखा, वो इस बार इसलिए नहीं किया कि अगर ये ज़्यादा रह गया ना वापस, और जनता को फिर से पता लग गया कि इसको फिर, क्योंकि जनता बड़ी भोली है, राजस्थान की जनता इमोशंस में रहती है, देश की जनता ऐसी है, वो घमंड अहंकार को स्वीकार नहीं करती, वो तो बेचारे को स्वीकार करती है। राजस्थान की जनता को ये लगता है कि ये बेचारा है, गरीब आदमी, इसको सब लोग मार रहे हैं,
तो वही लेकिन इस बार तो उनको पहले तो ये लगा कि इसकी नरेश की गलती है, जो गया ही क्यों वहाँ, जी इतनी बढ़िया यात्रा चल रही थी, क्यों जाना था। फिर चला गया तो वहाँ इतना नाटक क्यों करना था, जबकि मैंने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन उनकी नज़र में। लेकिन अगर वो शायद हो सकता है उसी तरह मेरे से करते फिर खारिज हो जाती कोर्ट में, तो शायद हो सकता है जनता फिर मेरे को आशीर्वाद देती। उन लोगों ने सोच लिया कि इसका कद बढ़ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ो, इस बार रोको मत, नहीं रोका, जी और नहीं रोका तो जल्दी छूट गया। जी। और एक बात और पूछूंगी, मैंने सुना है, ये मुझे पक्का नहीं पता इस बात का, कि आपको इस बार जेल में अकेले रखा गया था, मतलब आपके साथ और कोई कैदी नहीं थे। तो ये अंतर क्यों? क्योंकि समरावता में जब आप देखो गए बहन जी, तो अभी मैं 2 दिन से 3 दिन से बाहर हूँ। बड़े बड़े लोग जो मुझे चाहने वाले हैं वो जेल पे आना चाह रहे थे। जी आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर की तबीयत खराब है, वो भी 15 अगस्त को वहाँ उन्होंने उनसे बात करी, वो मिलना चाह रहे थे मेरे से आके। जी और भी बहुत से लोग जो मेरे शुभचिंतक थे, लेकिन किसी को मेरे से मुलाकात करने का इस बार मौका नहीं दिया गया। जी मुझे किसी भी बंदी से मिलने का मौका नहीं दिया गया वहाँ, क्योंकि बंदी जो रोज़ 8-10 बंदी अंदर आते हैं और रिहा होते हैं, और वो जो जब उनसे बंदियों से आपस में मिलते हैं तो वो बंदियों से किसी न किसी माध्यम से आपके पास संदेश बाहर चला जाता है, या बाहर से संदेश आपके पास आ जाता है। तो ये था कि भाई नरेश मीणा को किसी को कोई वो पता ही नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे को बिल्कुल आइसोलेटेड रखा गया। दूसरा, उनके मन में ये भी था कि एक बंदियों में रहता है तो पहले भी जैसे इसने हड़ताल कर दी थी, बंदियों को हड़ताल करवा दी थी, हाँ, इसको कोई कमी दिख जाएगी फिर इसे जेल में। हाँ, कि पिछली बार जब आप मिले थे तो आपने बताया था कि जेल में ये सारी कमियां है, खाने को लेकर कमी है, कैदियों को ये दिक्कत है, तो वो सारी बाहर आ गई। इस बार तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन मैंने वहाँ भी कह दिया था, लेकिन वहाँ व्यवस्था ठीक थी, मेरे को तो अच्छी व्यवस्था मिली, खाना अच्छा मिला। और फिर 2-4 बंदी जैसे पुलिस में लेके आई मेरे को, वही उन्हीं पुलिस ने कहा कि भाई साहब लड़के आए, हम जो बंदियों को लेके जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं खाना जब से भाई साहब आए हैं तब से बढ़िया एकदम चकाचक हो रहा है, तो हो सकता है इसलिए नहीं। तो आइसोलेटेड रखा था बिल्कुल, 40 दिन तक केवल कालकोठरी में रखा। लेकिन अच्छा है जी, अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, जेल में चले जाओ, तो पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, बहुत सारी किताबें लेके जेल में चले जाओ, लेकिन अप्रोच लेके जाओ, नहीं तो वहाँ फिर वो भी दूसरा ही हो जाता है कि सफाई करनी पड़ेगी। तो सुख शांति रहती है, आप एकांतवास में रहते हो, मोबाइल वहाँ रहता नहीं है, कोई इधर उधर का ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। आप कालकोठरी में क्या सोचोगे? बाहर किताब, अभी मैं बाहर आया हूँ, मेरे पास बहुत सारी किताबें लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। वहाँ तो किताब ही आपका साथी है, किताब ही दोस्त है। इस बार भी कोई किताब पढ़ी आपने? शिबू सोरेन, कर्नल भैंसला। अच्छा। शिबू सोरेन को पढ़ा, और शिबू सोरेन से जो प्रभावित मैं हुआ, अभी मैं जनता से भी कहूँगा कि भाई मुझे फ्रेंड रखो। इन्होंने मेरे को अभी बोला वो कर दिया कि नहीं, अब कहीं नहीं जाना। शिबू सोरेन पे 200 मुकदमे लगे, उनका एनकाउंटर का आदेश था। और युवाओं को शिबू सोरेन को पढ़ना चाहिए, जो राजनीति में जो क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, जो क्रांति की जो कुछ हटके करना चाहते हैं, उनको तो शिबू सोरेन को पढ़ना ही चाहिए। जी। कर्नल साहब को मैंने पढ़ा, वो किस तरह से पाकिस्तान की जेल में रहे, और वहाँ उनको बंदी के रूप में रखा गया, किस तरह से उन्होंने फिर बाद में ये मूवमेंट चलाया, सामाजिक मूवमेंट, और किस तरह से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। अभी एक आंदोलन चल रहा है राजस्थान में डूंगरी बांध को लेकर। बिल्कुल। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से वो जो आंदोलन लोग करता है, वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको आंदोलन सफल करना है डूंगरी बांध, तो घर घर में कर्नल साहब की और शिबू सोरेन की किताब बांटो एक बार तो। जी। और घर घर में किताबों को, दोनों कर्नल साहब की, शिबू सोरेन की किताब बांटकर उनको पहले तो आंदोलन के लिए, लड़ने के लिए तैयार करो, सेना तैयार करो। और वो जब आदमी शिबू सोरेन को, कर्नल भैंसला को पढ़ लेगा, वो व्यक्ति आंदोलन में फेल नहीं हो सकता। फिर जी। कैसे सरकारों को झुकाया जाता है, कैसे सत्ताओं से लड़ा जाता है, वो दोनों व्यक्ति सिखाते हैं। जी। तो शिबू सोरेन को पढ़ा, कर्नल साहब को पढ़ा, शिबू सोरेन से बहुत कुछ सीखा। एक 14 साल का बच्चा जिसके फादर का मर्डर हो जाता है, 14 साल के शिबू सोरेन के पिताजी का मर्डर हो जाता है, और उसके बाद वो 14 साल का बच्चा महाजनों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, ब्याज से पैसा देकर आदिवासियों की ज़मीनों को छीनने वालों के खिलाफ जंगल में चला जाता है, और जब मोर्चा खोलता है, और एक ऐसा आंदोलन में देखे, कोई 5 साल का आंदोलन, कोई 2 साल का आंदोलन, लेकिन शिबू सोरेन तो पूरी लाइफ में आंदोलन करते रहे। 40 साल 45 साल तक उन्होंने आंदोलन किए। उनके आंदोलनों में कई बार लोग मरे, कम से कम 10 आंदोलन ऐसे हुए जो 5-5, 10-10 आदमी मरे, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हुए। जनता ने उनको कभी नहीं कहा कि इसने मरवा दिया, जनता ने कभी उसको रोका नहीं, जंगलों में रहता था। पर बाद में 1975 के लगभग उनको एनकाउंटर का आदेश इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन बाद में जब उनका पता लगा कि वो तो मसीहा है, वो तो गांव में शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों से जब वो
आदिवासियों को जगा रहा है, शिक्षा का प्रचार आदिवासियों के लिए कर रहा है। उस समय इंदिरा गांधी ने कुछ ये वो सूत्रीय कोई वो चला रखा था, क्या बोलते हैं, 20 सूत्रीय देश को करने के लिए। उन्हीं उसी की तर्ज पे उनका अलग से वो चल रहा था शिबू सोरेन का। लास्ट में जब इंदिरा गांधी को ये पता लगा कि वो आदमी मसीहा है, अच्छा आदमी है, उससे फिर उन्होंने बात करवाई मुख्यमंत्री से, फिर सरेंडर किया, फिर जेल गए। उनकी जेल यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनके साथ एक झंडू पंडित गया। जब उनको पहली बार गिरफ्तार किया तो झंडू पंडित को नहीं ले जा रहे थे। उसने कहा थानेदार जी को, नहीं मैं तो जाऊँगा। थानेदार ने कहा नहीं जाएगा, तेरे पे तो कोई मुकदमा ही नहीं है, तो मैं एक मुक्का आपके दे देता हूँ, मुकदमा बन जाएगा, इसके साथ मेरे को डाल देना। बाद में उनसे सहमत हुई, उनको डाला झंडू पंडित जी को। शिबू सोरेन साहब ना तो नॉनवेज खाते थे ना शराब पीते थे। झंडू साहब पंडित जी पूरी दोनों चीज़ लेते थे। तो जेल में उनको व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था भी दी, कंबल 40 कंबल भी दिए। जेल में उनको कलेक्टर साहब डेली मिलने जाते थे। इन लोगों से जब मिलते हैं तो इनसे अनुभव मिलता है, संघर्ष की राह मिलती है। अभी जेल में रहा तो अभी मेरे को जब हार्दिक पटेल का मेरे को किसी ने किस्सा सुनाया कि तुम्हारे साथ तो हार्दिक पटेल की तरह होने वाला है, तुम्हें चुनाव लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। जब चुनाव लड़ने लायक नहीं बचोगे तो बाहर भी चल रही थी कई जगह, चुनाव लड़ने लायक नहीं बचोगे तो क्या करोगे? तो ज्वाइन बीजेपी में हाँ कर दो, ज्वाइन कर लो, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा हार्दिक पटेल को पूछ कौन रहा है, एमएलए बन गया लेकिन हार्दिक पटेल का नाम तो कहीं नहीं आ रहा आजकल। लेकिन लालू यादव जो इतने बुजुर्ग आदमी है, इतना बुजुर्ग व्यक्ति है, जिस देश में भारत में आज जो ईडी सीबीआई जो जिस तरह से यूज किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को दबा के बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है, उसी समय में एक लालू यादव जो अंतिम पड़ाव पर है, वो व्यक्ति जेल जाने से नहीं डर रहा, वो लड़ाई संघर्ष कर रहा है, उनके बच्चे नहीं डर रहे। तो नरेश उनसे भी तो सीख सकता है। तो ये लोग प्रेरणा देते हैं। तो इनकी जब किताबें पढ़ते हैं, इनको देखते हैं तो यार ये जेल में बहुत अच्छा सुखद अनुभव मिलता है। जेल मेरे हिसाब से तो मुझे तो जो इतने 25 साल में जो नहीं मिला वो इन 8-9 महीनों में जेल में मिला है। जी, दूसरी बात ये करूँगी, पिछले महीने 16 तारीख को आपका जन्मदिन था। जी, जन्मदिन वाले दिन की हम बात करें तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमने नोटिस की कि भाई कौन आपको विश करता है, कौन आपके लिए खड़ा होता है। तो देखा जाए तो इस बार कोई नेता साथ खड़ा नहीं नजर आया। उसका कारण है बहन जी, पहले तो कुछ कांग्रेसी आ गए थे मदद कर, उस कांग्रेसी की बात कर रही हूँ मैं। कुछ कांग्रेसी आए थे मदद करने, हाँ। तो लेकिन उनको लगा कि कहीं न कहीं कभी हो जाए। लेकिन वो जैसे प्रमोद जैन भाया का साथ देने हमारे आदरणीय डोटासरा जी गए जी, भ्रष्ट मंत्री को बचाने के लिए, भ्रष्ट मंत्री को भ्रष्ट मुकदमों में से बचाने के लिए आदरणीय डोटासरा जी गए। आदरणीय डोटासरा जी के खिलाफ जब मैंने कहा कि भाई उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, मंच तो था उसका प्रमोद जैन भाया का नहीं, तो राहुल गांधी जी के तिरंगा यात्रा का, संविधान बचाने का। जहाँ संविधान बचाने आप जा रहे हो, तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हो और वहाँ भाषण दे रहे हो आप भ्रष्ट मुकदमों में वो जो मुकदमे उसको बचाने का। मैंने जब डोटासरा जी के खिलाफ बोला तो इन कांग्रेसियों को लगा अगर इसके खिलाफ नरेश के साथ इस बार दिख जाएंगे तो डोटासरा जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं आए। जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ। देखो मैं स्पष्ट तरीके से बोलूँगी थोड़ा कि उस मंच पे उन्होंने आपके लिए कहा था, लेकिन आपके जन्मदिन पर जब उन्होंने एक बधाई की ट्वीट की तो उसमें उन्होंने लिखा कि सब्र से इस बार काम लेना। तो कहीं ना कहीं जब मैं और लोगों से, आपके जो समर्थक है, आपके साथ रहने वाले, उनसे जुड़ी, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है। एक से तो मैंने कॉल किया कि सर आपसे बात करनी है। मेरी बात सुनो, पिछले 3 दिन से लोगों के ताने सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं ताने पे नहीं आ रही हूँ। बुजुर्गों ने टोक दिया, कह दिया, मैंने अपने आप को ये कह दिया अब गुस्सा नहीं करना, पूरा गांधी बन गया। अब सिपाही भी इधर थप्पड़ देगा तो उसको यूँ कर दूंगा। आज मैं कहने वाला जाऊँगा जिस गाँव में, वहाँ भी ये बात क्या हुआ, नरेश मीणा अब कोई गलती नहीं करेगा। कोई लठ देने आएगा तो उसके पैर पकड़ लूंगा जी। पुलिस मारेगी तो मार खा लूंगा। पूछ रही ये हूँ, पुलिस मारेगी तो मार खा लूंगा, ठीक है जी। एक तरफ जनता चाहती कि लड़ने वाला चाहिए, जनता को पसंद नहीं जो पैरों में पड़े निवेदन करे जी। और दूसरी तरफ लेकिन आज वो जनता की, लेकिन मेरे प्रति एक चाहत ऐसी हो गई, लोग चाह रहे हैं कि तू एमएलए बन जा, हमें नहीं चाहिए तो आंदोलन फांदोलन। जो पूर्वी राजस्थान के लोग मुझे चाहने वाले, मैं देख रहा हूँ, मैं सब महसूस कर लेता हूँ जी। मैं महसूस कर लेता हूँ जनता ये चाहती है कि तू तो एक बार बन जा, पद पे चला जा, फिर तू जाने तेरा काम जाने, हम भी फ्री हो जाएंगे। हम कई ये मेरे साथ वाले जो झंडा उठा के डोल रहे 25 साल से, ये भी करेंगे भाई साहब आप बन जाओ तो हम भी हमारा काम धंधा करें, कब तक आपके पीछे हम भी बर्बाद होते डोलें। आपको भी ऐसा लगता है कि शायद गुस्से की वजह से 2 बार जेल की यात्रा हुई? देखो मेरा तो गुस्सा तो मेरी स्टाइल थी, लेकिन अब मैं छोड़ दूंगा। अब आप वो मैं तो मेरे को जो लोग पसंद कर रहे हैं वो मेरी भगत सिंह स्टाइल को लोगों ने पसंद किया है। और मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों ने तरीके बदले, नेचर बदला है,
वो लोग ख़त्म हो गए। लेकिन जब जनता जो जनता मेरे पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, जिस जनता के लिए मैं काम करता हूँ, वो जनता का जब ये आदेश हो गया कि मुझे धैर्य से रहना है, शांति से रहना है, संयम से रहना है, पॉलिटिकल कदम कोई उठाऊं तो सोच समझ के और स्थायी तौर पर उठाऊं, उन सब चीज़ों का मुझे ध्यान है। और अब मैंने कहा ना आपको, कोई एक गाल पे मारेगा तो उसको दूसरा कर दूंगा, मार ले भैया। जी। दूसरी बात ये कि समरावता थप्पड़ कांड में आपको किरोड़ीलाल मीणा पर भरोसा था, लेकिन वो साथ नहीं है। अब आप फिर से जब गए तो प्रमोद, अब मैडम इनको बड़े नेताओं को छोड़ो ना, आप वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, में है, बड़े सवाल दूसरा है, उनसे जुड़ा नहीं है अभी। फिर यही हाल तो क्या मतलब है? नहीं, कहने का मतलब ये कि प्रहलाद गुंजल साथ थे, वो नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि राजनीति में अब आपके साथ कोई आएगा, या फिर ये देख लेंगे कि भाई ये तो गलती कर रहा है, इसके साथ हमारी को भी? मैडम जनता है, जनता को भगवान मानता हूँ, नीली छतरी वाले का आशीर्वाद चाहिए। जनता का अगर आशीर्वाद मिलता रहा तो बने कि नहीं बने, ये आशीर्वाद के लिए तो काम करते हैं। एमएलए एमपी बनने के बाद भी जनता का आशीर्वाद ही चाहिए जी। तो इनका आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और कल आपके ट्विटर पर एक तस्वीर गई है आपकी और 3 विधायक और हैं भारत आदिवासी पार्टी के। तो भारत आदिवासी पार्टी भी झालावाड़ के उन मासूम बच्चों के लिए मुआवजे की आवाज़ उठा रही है। राजकुमार और डटे हुए हैं कि मुआवजा तो मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर पिछड़े जाति से आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इन्हें 1 लाख रुपए देकर हम फ्री करेंगे, और उनको जो एरोप्लेन में बैठते हैं। तीनों जो विधायक हैं बाप पार्टी के, उन्होंने मेरी विधानसभा में भी मदद करी जी, मेरे आंदोलन में भी मदद करी, अभी इस मामले में भी बोले। मैं चाहता हूँ, मैंने देवली में भी आह्वान किया था कि तीसरे मोर्चे के लोग एक जगह बैठे। अब इनमें कंपटीशन है, लेकिन ये चाहते हैं हमारी पार्टी ज्वाइन करे। अरे तुम पहले पार्टी ज्वाइन कराने के पहले ये सोचो ना कि हमें सत्ता में कैसे आना। विपक्ष में एक बार सत्ता में आकर राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से हटकर लोगों को सत्ता का मजा चखाओ, लोगों को जोड़ो। तुम अभी अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा जी। और मैं खुले मंच से ऊपर कर रहा हूँ। देवली में बुलाया, निर्दलीय था, मदद करने आ जाते, मेरी मैं जीत जाता जी। अभी मैंने कल कहा कि इंटरव्यू में कि भाई चुनाव नहीं होगा अंता, और इसीलिए नहीं होगा नरेश मीणा की वहाँ जो इस तरह की दिख रहा है, वो डर के मारे चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव हुआ तो मैं, क्योंकि मुझे सभी वर्ग समाज लोग मुझे पसंद कर रहे हैं जी। अब ये चाहते हैं कि नहीं हमारी एक पार्टी से जुड़ जाए, तो फिर मेरे को ये लोग पता नहीं मदद करेंगे नहीं करेंगे, पर दूसरे लोग मदद नहीं करेंगे। अभी मेरे को एक बार निर्दलीय बना दो, फिर अब सारे जो हैं जितने तीसरे मोर्चे वाले जी, फिर हेलीकॉप्टर उठा, इनके हेलीकॉप्टर थे बेनीवाल जी भाई साहब के पास रहता है, इनके पास तामझाम तो हो गए जी। मैं इनके हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं हाड़ौती को तो मैं संभाल लूँगा, पूरी रास्ते में मैं संभाल लूँगा। अभी 2.5 साल है, मैं जैसे एमएलए बनूंगा यात्रा वापस चालू कर दूंगा, फिर हर विधानसभा में 20-20, 50-50 हज़ार की सभाएं करेंगे मेरे पास। मैंने तो 3rd मोर्चा विश्वविद्यालय में सक्सेस कर दिया था, और मैं तो कुछ हूँ नहीं। मैं तो चाहूँगा मेरे से सीनियर हनुमान भाई साहब है, वो पहले मुख्यमंत्री बने, मुझे तो एमएलए बना दे, एमएलए में रह लूँगा। मेरे को कभी, मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ राजनीति में है, तो ठीक है, राजनीति में कुछ अपने लोगों का फ़ायदा करना है, इतना तो बने कि फ़ायदा हो। लेकिन मैं चाहता हूँ सीनियर लोग हैं, अब आ जाते, देवली नहीं आ रहा, पार पड़ जाती। हाँ, लेकिन अभी मेरी यात्रा में रविंद्र भाटी जी आ रहे थे, जनक्रांति यात्रा। हाँ, 27 तारीख को ज्वाइन करते, लेकिन वो उसके पहले निर्मल भाई भी वहाँ पहुँच रहा था, मेरी यात्रा में ही पहुँच रहा था। अच्छा। यहाँ से निकल गया था, यहाँ से निकल गया था, वो यात्रा में ही निकल जा रहा था। अच्छा। उसी समय घटना हो गई तो मैं वहाँ चला गया, तो बेचारा वहाँ गया, लेकिन बीच में वो पुलिस ने उसको वो कर लिया था। हाँ, वो भी और हाँ, तो अब यही मौका है, राजस्थान की जनता 3rd मोर्चा चाहती है जी। लेकिन इनमें ईमानदारी चाहिए। एक बात और, अब ये कहते हैं कि नरेश मीणा हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। हाँ, ये पार्टी वाली बात। अरे तुम सारे एक हो जाओ ना, मैं तो पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं तो तुम में से किसी एक पार्टी में जाऊंगा, लेकिन उस पार्टी में जाऊंगा जहाँ मेरा हित होगा। एक जो आप कह रहे हैं, तो वो देखो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हनुमान बेनीवाल उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, राजकुमार रॉथ है उनकी भारत आदिवासी पार्टी है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने भी कहा, कितना गणित पता है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान की दया से 25 साल राजनीति करते हुए यूनिवर्सिटी में जब राजनीति करी ना, तो जातीय समीकरण राजस्थान के मैंने देखे, जिन्होंने अब तक पार्टियां बनाई उनकी दशा भी मैंने देखी है जी जी। मैं इनका झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ, सारे एक मंच पे आ जाए। और मैं कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा कि हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राजकुमार रॉथ, तीनों सांसद मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जयपुर में, और पिपलोदी के बच्चों के मामले में चलो मेरे साथ हाड़ौती में, बिल्कुल भी संख्या दूंगा, मेहनत मैं करूंगा वहाँ, तुम तो आ जाना बस तीनों। और उसके बाद उन बच्चों को और परिजनों को वो हमारे साथ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो घेरेंगे कोटा को, आई जी को, 50,000 लोगों के साथ बैठेंगे, न्याय दिला देंगे। अब
ये तो सोचते हैं पार्टियों को पहले पार्टी को स्थापित करें, पार्टी में पहले जनता को साथ लो। जनता जब मन बना लेगी, जनता साथ आ जाएगी, जनता को लग जाएगा कि मोर्चा बन सकता है, मोर्चा मजबूत हो सकता है। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, चलो ना पिपलोदी में, तीनों चलो, सारे एक मंच पर आओ। भाई रविंद्र भाटिया कल मैं एक स्टेटमेंट दे रहा था, उसने कहा कि जनहित के मुद्दे पे कहीं भी हम सारे एक जगह हो सकते हैं। तो इससे बड़ा जनहित का मुद्दा क्या है उन बच्चों के न्याय दिलाने का? बताओ। अब आप इसमें मीडिया वाले काम करो ना जी। मैं आपके माध्यम से ऑफर दे रहा हूँ, इनके पास जाओ आप कि नरेश मीणा ने तुम्हें बुलाया है, बताओ। मैं सब अभी घोषणा कर दूंगा सभा की कि फलाने दिन जहाँ बपावर में जहाँ मेरी पंचायत खत्म हुई थी उसी बपावर में महापंचायत करूंगा जी। और बच्चों को न्याय की वो जो अभी तक वहाँ स्कूल जो ड्रेसे पड़े हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके और बपावर से कूच करेंगे कोटा के लिए। 50,000 आदमी लेकर IG संभागीय आयुक्त को कोटा को घेर लेंगे, जैसे नेपाल में उसको घेरा जी। नेपाल में जैसे प्रधानमंत्री का उनको घेरा, या तो उन बच्चों को न्याय मिल जाएगा, नहीं वैसे कर दो। अब वो फिर वो मामला उग्र वाला नहीं, आप शांति से बात करते हैं हम। बात ये है कि बेनीवाल जी ने कहा कि नरेश को मेरे साथ जोड़ना चाहता था RLP से, लेकिन वो तो वही तो कह दिया ना। चंद्रशेखर तो चाहता है कि मेरी उसकी पार्टी में चला जाऊं, रोथ चाहता है उसकी में चला जाऊं। अरे भाई तुम अलग अलग पार्टी दुकानें चलाओगे, थड़ियां चलाओगे तो काम थोड़ी चलेगा जी। सारे एक हो ना, मतलब सब मिलकर सबसे सीनियर चंद्रशेखर तो मुख्यमंत्री बनने आएगा नहीं। मुख्यमंत्री तो भाई साहब हनुमान जी, हमारे तो सबसे सीनियर हनुमान भाई साहब है, हम तो चाहेंगे वही बने। पर वो मैंने विधानसभा चुनाव में मैंने भाई साहब से कहा था, मैंने भाई साहब आपका मुख्यमंत्री का बनने का दरवाजा देवली उनियारा से निकल रहा है। अब मैं अभी मुख्य MLA बन जाता देवली में, इनको ले जाता हेलीकॉप्टर, वहाँ 50,000 आदमी इकट्ठे करता, माहौल बनता ना। माहौल बना, और माहौल बनाना तो मैं, माहौल का तो मैनेजमेंट का तो मैं मास्टर हूँ। मैं 4 दिन में यूनिवर्सिटी में माहौल बना देता हूँ। कल को 2 दिन में, अभी देखना 2-4 दिन में यहाँ माहौल बना देंगे। लेकिन ये बात है ना कि बाप पार्टी, RLP और ये सारी पार्टियां आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि तीनों एक साथ आ जाओ, तीनों सांसद, तो एक साथ कैसे पता नहीं, ये भी समझौता कर लेते होंगे तो फिर वो दुख लेकिन होता है। तीनों के मुद्दे पे तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, इनको तीनों को एक मंच पे आना चाहिए, ईमानदारी से आना चाहिए, सच्चाई से आना चाहिए। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश मीणा ने थर्ड मोर्चा बनाया था, जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में 2011 में जाट और मीणा आपस में बात नहीं करते थे, आपस में लड़ाई करते थे, उसी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी को नरेश मीणा ने माथे पे छापी बांध के और मीणी बना दिया था जाट को। मीणाओं के छोरों को सड़क पे उतारा, कहा कि किसान की बेटी अध्यक्ष बननी चाहिए, थर्ड मोर्चा बनना चाहिए विश्वविद्यालय में, जिसका परिणाम हुआ वो बेटी, जाटों की बेटी विश्वविद्यालय की थर्ड मोर्चा से छात्र संघ अध्यक्ष बनी, पहली महिला लड़की अध्यक्ष। और उसके बाद कितने लोग यूनिवर्सिटी में निर्दलीय बन गए। बिल्कुल। तो शुरुआत, मैं तो झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ, और मेरे पास ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मेरे पास है। अब हाँ, अब ये तो क्या, पर ज्यादा क्या नहीं, अभी सांसद बन गए, मैं कुछ बना ही नहीं, तो मेरी सुनते नहीं है। अब ब्लूप्रिंट ये सब तो छोड़ते हैं, मैं ब्लूप्रिंट अंतर विधानसभा के अगर उपचुनाव होते तो उसका पूछती हूँ, उसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी? होगा नहीं, और हुआ तो चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए कुछ सोचा सब कर रखा है, आप चिंता मत करो। निर्दलीय या फिर कोई पार्टी के साथ? मैंने कहा ना, निर्दलीय, मैं निर्दलीय ही बन सकता हूँ अभी वहाँ। हमारे वहाँ जातीय समीकरण इस तरह के है मैडम, हमारे वहाँ मीणा नहीं है जी। हाँ, ये बात तो है, रेशो कम है। मैं जिस कंडीशन में राजनीति कर रहा हूँ ना, जिन परिस्थितियों में राजनीति कर रहा हूँ, वो आसान नहीं है। बिल्कुल। पूर्वी राजस्थान में जाति के नाम पर आप राजनीति कर सकते हो। शेखावटी में आप जहाँ 1.5 लाख वोट है वहाँ राजनीति कर सकते हो। आप उदयपुर अंचल में जहाँ 2-2 लाख आदिवासी वहाँ राजनीति कर सकते हो। मैं तो जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ मात्र 30-30 हज़ार ST है। मुझे तो सर्व समाज पसंद कर रहा है। मेरी कार्यशैली को देखकर, मेरे मुद्दों को देखकर, मेरे गरीबों के हितों में लड़ाई लड़ते हुए उन चीज़ों को देखकर मेरे लिए सर्व समाज मेरी मदद कर रहा है। इनको मेरी मदद करनी चाहिए, आशीर्वाद देने आना चाहिए। अगर मैं चुनाव लड़ा तो इनको सबको आना चाहिए, जो लोग जैसे राजेंद्र भाई साहब और अतुल प्रधान जी यूपी से आ गए मदद करने। अब इनको पता नहीं क्या जोर आता है। रोत वहाँ गया, अभी झालावाड़ में मेरा नाम नहीं लेता, मुँह से नाम नहीं निकलता उसके। मैं रोज बेचारे रोत साहब उदाहरण पेश करता हूँ, रोत साहब ने ऐसा किया, हारोती में करना चाहिए। रोत साहब के मुँह से नाम नहीं निकलता। नरेश मीणा, हाँ, वो 3 MLA तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो मतलब हो रहा है कि उनकी पार्टी के सांसद की वजह से शायद वो पता नहीं क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं बन पा रहे हैं। और एक स्टेटमेंट अभी आपने बाहर आते फिर जैसे सभी आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा कुछ ऐसा मत कहना, लेकिन आपने फिर भी कह ही दिया। नहीं कहा, इस बार कहा है, थोड़ा सा कह दिया। अब नहीं करेंगे बिल्कुल कि मुकदमे वाली बात कि मेरे तो कम है और जो बड़े नेता है। सुनो, अरे एंड करते हैं, बैठते हैं, नाराज हो रहे हैं नहीं, हाँ वो खत्म कर रहे हैं ना वो वाली चीज। तो अब चलो, आपने इस प्रश्न का तो हम नहीं कर रहे बात की, आपने कंट्रोवर्सी वाली बात की, चुनाव की बात हो गई, सारी बात हो गई। अब आपकी जन क्रांति यात्रा फिर से शुरू हो रही है क्या? मैडम अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा अंतर चुनाव पर नजर है मेरी मेन तो जी। तो मैं उसका दिमाग मेरा वहीं है पूरा।
बिल्कुल। और उसको मैं- एक लास्ट, हाँ। पहले जब आप गए थे तो आपके पास बहुत ऑफर अंदर आ रहे थे कि टिकट ले लो, विधायक बन जाओ, इस बार क्या हुआ? अब वो तो आप देखना, थोड़े दिन बाद बता देंगे आपको। चलो ठीक है। तो ये थी सारी बातें जो इस दौर में नरेश मीणा जी के साथ हुई। आपने बखूबी कई सवालों के प्रश्न जाने होंगे, अब आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।